हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो पंचुएशन है, क्या चीज, पंचुएशन जो है क्या होता है? पंचुएशन होता है अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के जो चिन्ह होते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? पंचुएशन कहते हैं। पंचुएशन यानी अलग अलग प्रकार के चिन्ह। इन चिन्हों को क्या किया गया है? 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 4 तो होते हैं संख्या में, क्या 4 तो संख्या के अंदर होते हैं पॉजेज। पॉजेज यानी विराम चिन्ह। 2 होते हैं संख्या में, क्या टोन इंडिकेटर्स, यानी जो टोन का बताते हैं। टोन का मतलब है कि किस लय के अंदर बोला जा रहा है। पूछने के हिसाब से बोल रहे हैं, चिल्लाने के हिसाब से बोल रहे हैं, तो लय को बताने के लिए 2 होते हैं। और अगर हम बात करें 6 और होते हैं, वो होते हैं डिमार्केटर्स। डिमार्केटर्स को मतलब होता है सीमांकक, जो किसको बताते हैं? सीमा को बताते हैं कि भाई सेंटेंस की सीमा कहां पर है ना। अब अगर मैं बात करूं इन अलग अलग चिन्हों की, तो कल अपन ने किसका इस्तेमाल सीखा था? एक तो फुल स्टॉप का इस्तेमाल सीखा था। फुल स्टॉप का इस्तेमाल कौन कौन सी 4 कंडीशन में करते हैं? अगर सेंटेंस है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर क्या इंपेरेटिव है। दूसरा अपन ने क्या सीखा था? जब अपन दशमलव के अंदर लिखते हैं, डेसिमल के अंदर लिखते हैं, डेसिमल के अंदर लिखते हैं, तब भी किसका इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी संख्या को हम दशमलव में लिखते हैं तब भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। और किसके अंदर करते हैं बताइए? जब हम लिस्ट बनाते हैं किसी चीज की, जैसे कि 1 2 3 इस प्रकार से, है ना, लिस्ट बनाते समय। और बताइए कब इस्तेमाल? जब किसी के नाम को या किसी चीज को किस में लिखते हैं हम लोग? शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एम के गांधी अपन ने लिखा, तो ये हमने मोहनचंद करमचंद, ये इसको अपन ने मोहनदास करमचंद को अपन ने शॉर्ट में लिखा। तो शॉर्ट में लिखने के लिए अपन ने किसका इस्तेमाल किया? फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। उसके अलावा जो मान सम्मान वाले शब्द होते हैं, कौन कौन से? मिस्टर के बाद में, मिसेस के बाद में, मिस के बाद में, इन सब के बाद में हम लोग क्या लगाते हैं? अपन लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो कल अपन ने फुल स्टॉप के बारे में सीखा था। और किसके बारे में सीखा था बताइए? ये ऊपर ऐसे ही होता है। दूसरा अपन किसके बारे में सीखे थे? कॉलन के बारे में, है ना। कॉलन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? 5 कंडीशंस के अंदर करते हैं। कितने कंडीशंस में? 5। एक तो सिंपल है, सबसे सरल है, आसान है, क्या है? समय बताना। यानी अभी जैसे हो रहा है 4:40 या जितने भी मिनट, है ना, समय बताने के लिए। दूसरा अनुपात, रेशियो बताने के लिए 5:4 या कोई भी रेशियो बता रहे हैं। और कहाँ पे करते हैं कॉलन का इस्तेमाल? डेफिनेशन, किसी की परिभाषा बताने के लिए, कि भाई नाउन की परिभाषा बता रहे हैं, किसी की परिभाषा बता रहे हैं, तो डेफिनेशन बताने के लिए, परिभाषा बताने के लिए भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। और किस चीज के लिए? लिस्ट। अब लिस्ट 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कि भाई अपन लाइन वाइज लिखे, और एक अपन सीधा ही लिख दे। तो जो सीधी वाली लिस्ट होती है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा क्लास। अब क्लास के रिलेटेड मुझे कोई लिस्ट बनानी है कि क्लास में कौन कौन है, कि भाई क्लास के अंदर हनुमान जी है, राहुल है, राजू है, सुरेश है, गुड्डी है, गुड्डा है, सब है। तो जब लिस्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं? कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। एक और होता है कॉलन का इस्तेमाल जब हम किसी के वक्ता के बारे में लिखते हैं, नाटक के बारे में लिख रहे हैं
कि भाई राजू ने क्या कहा, काजू ने क्या कहा, भीम ने क्या कहा। तो जब वक्ता के बारे में लिखते हैं तो उस समय भी किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉलन। कॉलन का, फुल स्टॉप का। इसके बाद अपन ने इस्तेमाल किसका सीखा था? सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं ये देखते हैं एक बार। 3 नंबर सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन का इस्तेमाल बताते चलिए। कितने इस्तेमाल सीखे थे अपन ने इसके? 3। सेमी कॉलन के 3 इस्तेमाल सीखे थे। बताइए कौन कौन से हैं 3 इस्तेमाल? जब अलग अलग चीज एक ही सेंटेंस के अंदर हो, है ना, अलग अलग चीज एक ही सेंटेंस के अंदर हो तो उनको एक सेंटेंस में लेकिन अलग अलग रखने के लिए क्या करते हैं? सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए आप कहाँ से बेटा? नाम क्या आपका? जोर से बोलिए। मिष्ठा, पिष्टा। चलिए आपका नाम प्रिया रख देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। प्रिया, कहाँ से बेटा? ब्यावर से। आपको अजमेर से कर देते हैं। हनुमान जी आप कहाँ से? जो भवानी जी जोधपुर से हैं। और कोई कहाँ से? मैं अपना ही लिख देता हूँ। सुमेर जी सर कहाँ से हैं? तो आपने देखा इस वाक्य में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो भी लोग हैं वो सब अलग अलग जगहों से है। लिखा एक सेंटेंस में लेकिन सारे ही अलग अलग जगह के हैं। तो अलग अलग जगह से है, एक सेंटेंस में है। इसको बताने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? सेमी कॉलन का। तो एक ही वाक्य में जब अलग अलग बातें कर रखी हो तो उसको अलग अलग रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सेमी कॉलन का। अच्छा, सेमी कॉलन का अगला उपयोग बताइए। अपन ने टोटल 3 उपयोग सीखे थे सेमी के। दूसरा उपयोग बहुत शानदार है, फैन बॉयज के बारे में, है ना। फैन बॉयज के बारे में क्या है? अगर आपको 2 वाक्य दे रखे हैं और 2 वाक्य दे रखे हैं लेकिन जोड़ने के लिए कोई भी आपको फैन बॉय नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? कोई भी फैन बॉय नहीं दे रखा। अगर 2 वाक्य दे रखे हैं लेकिन जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं दिया है तो आपको क्या करना है? उनको जोड़ने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है। ये दूसरा नियम था, राइट। अब अपन सीखते हैं तीसरा नियम क्या था इस चीज को लेकर के। अगर आपको शब्द दे रखे हैं 4, कौन कौन से बताते चलिए। देयरफॉर, हाउएवर, और कौन सा? हैंस, और कौन सा? हैंस फोर्थ। अगर ये सारे शब्द किसी वाक्य के अंदर दे रखे हैं तो इनसे पहले क्या करना है बताइए जरा। इनके सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है। तो अपन ने फुल स्टॉप सीख लिया, कॉलन सीख लिया, सेमी कॉलन सीख लिया। इसके बाद में एक और था, कौन सा? कॉमा। कॉमा के कितने उपयोग थे? लगभग 9 8 थे ना। तो कॉमा उपयोग सीख लेते हैं फटाफट से, कौन कौन से थे बताते चलिए। कॉमा का इस्तेमाल क्या क्या होगा? एक तो जब अपन लिस्ट बना रहे हैं ना, तो लिस्ट बनाते समय भी लिस्ट लिस्ट के अंदर मान लो अपन लिस्ट बना रहे हैं कि भाई राजू आ रहा है, काजू आ रहा है, जग्गू, चुटकी। तो जब अपन लिस्ट बना रहे हैं तो कॉमा लगाते हैं। और बताइए कहाँ कहाँ होता है इसका इस्तेमाल? हाँ, मैं नहीं जानता आप क्या कहने का प्रयत्न कर रही हैं। डेट लिख देते हैं मान लो।
है ना। तो जब डेट लिखते हैं तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, इन्होंने शायद एड्रेस बोलने का प्रयास किया था। एड्रेस, तो एड्रेस लिखते समय भी अपन क्या करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर देख के नहीं बताना है भाई, शिव मंदिर रोड, जोधपुर, है ना। और बताइए, अगर वाक्य की शुरुआत में क्या दे रखा है, यस या फिर नो, यानी वाक्य शुरू हो रहा है उसके बाद इसके अंदर यस लिखा है तो यस के बाद क्या आएगा, कॉमा। या फिर अगर नो लिखा है तो नो के बाद क्या आएगा, कॉमा। उसके अलावा दो शब्द थे जो एक तो टी से शुरू होता है, एक एच से। कौन कौन सा? एक तो है हाउ एवर, हाउ एवर। दूसरा कौन सा है? इनके बाद में हमेशा क्या आता है, कॉमा। कितने हो गए, 5 हो गए। और बताइए, नाउन की, नाउन की विशेषता बताने के लिए, बिल्कुल सही, जिसको अपन क्या कहते हैं, अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब है अपन वाक्य लिख रहे हैं, मान लो मैंने वाक्य लिखा, उनके बारे में मुझे कुछ विशेषता बतानी है तो मैंने बोला द जीके एक्सपर्ट इज माय एल्डर ब्रदर। तो जब आप किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तब भी आप क्या लगाते हैं बेटा, कॉमा। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। 3 और है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, है ना, डायरेक्ट स्पीच, है ना। तो डायरेक्ट स्पीच में जब ये इन्वर्टेड कॉमा आता है तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले क्या लगता है, कॉमा। और बताइए कौन सा उपयोग है कॉमा का, बोलिए, जोर से बोलिए। क्वेश्चन टैग, बिल्कुल सही। क्वेश्चन टैग के अंदर भी होता है ये ना, क्वेश्चन टैग। उदाहरण के लिए आपने कोई सेंटेंस लिखा, उसके पीछे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले क्या आएगा, कॉमा आएगा। हो गए कितने, 3 3 6 7, 7 है टोटल, कितने, 9 है, 9 है, तो 2 और होने चाहिए। अब कॉमा 2, एग्जैक्टली। मान लो आप कोई वाक्य लिख रहे हो, वाक्य क्या लिख रहे हो, इन द मॉर्निंग, है ना, इन द मॉर्निंग आपने लिखा। बाद में आप कहना चाहते हो कि सुबह मैं मार्केट गया, तो मार्केट जाने को कहते हैं आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। तो जब आप किसी बात को शुरू में लिखते हैं तो इसका बाद में क्या आएगा, कॉमा आएगा। मान लो मैं बुला करके, अब इतने सारे बच्चे, मैं किसी का नाम लेके बुलाता हूँ, जैसे मैं भवानी बोलता हूँ, तो वाक्य की शुरुआत में मैंने क्या बोला, भवानी। तो वाक्य की शुरुआत में मैंने इंट्रो किससे दिया, भवानी से। या फिर मान लो मैं किसी को बुला के कह रहा हूँ सर, या फिर मैं कह रहा हूँ कि पापा। तो जब वाक्य की शुरुआत में किसी का नाम लिखते हैं तो उनके बाद कॉमा आता है, फिर आप कहेंगे भवानी कम हियर, सर मे आई सिट, पापा आई वांट दैट टॉय। तो जब आप वाक्य की शुरुआत में किसी का नाम लिख, उसके बाद क्या लगेगा, कॉमा। एक और उपयोग रह जाता है अभी भी। अच्छा, इंट्रो के अंदर मैंने भी ये भी बताया था, जब आप सर या मैम लिखते हैं तो सर या मैम के बाद भी क्या आता है, कॉमा। ठीक है, कितने हो गए अपने, 7 या 8 हो गए, एक और होगा। अपन ने कॉमा के कौन कौन से उपयोग सीख लिए, एक बार देख लीजिए। एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देख लिए। एक और है अभी कॉमा का उपयोग, कौन सा, इंट्रो वाला लिख दिया ना अपन ने, इंट्रो नहीं लिखा क्या, हाँ 9 नंबर पे आ जाए इंट्रो। ठीक है, तो टोटल मिला अपन ने कॉमा के भी उपयोग सीख लिए। कॉमा हो गया, मतलब चारों पॉजेज हो गए ना, कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन हो गया। इसके बाद अपन ने कुछ सीखा था क्या कल पीपीटी में, तो इसके आगे आज बढ़ते हैं, ठीक है, ओके।
अच्छा, अगर आप लोगों को मौका मिले, आप वापस 10-15 साल पीछे जा सको, जब आप 10वीं में थे, 9वीं में थे, तो आप अपने आप से क्या कहना चाहोगे? अपने आप को क्या एडवाइस, क्या सलाह देना चाहोगे? पढ़ ले बेटा, अभी मौका है। एक तो ये कहोगे, और क्या कहना चाहोगे? अच्छा, खेल लो, और ज़्यादा खेलो। अच्छा, आउटडोर गेम्स ना, आउटडोर गेम खेलने का कहोगे? ये तो हाँ, और क्या कहना चाहोगे अपने आप से? कि थोड़ा बॉडी पे, हेल्थ पे ध्यान दे, ये भी हो सकता है कि भाई सिक्स पैक्स वगैरह बना ले। और क्या कहोगे? समय बर्बाद मत कर, है ना? ये सब चीजें कहोगे। अच्छा, कल अपन कॉमा के बारे में सीख रहे थे ना, कॉमा का हो गया था, अब आगे अपन सीखेंगे क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क के दो ही उपयोग है ना? अगला डाल दीजिए, क्वेश्चन मार्क के बारे में सीख रहे हैं अपन। अच्छा, क्वेश्चन मार्क किसका हिस्सा है? टोन इंडिकेटर का हिस्सा है। अपन टोन इंडिकेटर के बारे में सीख रहे हैं, है ना? तो क्वेश्चन मार्क जो है टोन इंडिकेटर का हिस्सा है। और क्वेश्चन मार्क दो कारणों से इस्तेमाल करते हैं। एक तो कब, जब अपने को क्या पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, सवाल पूछना हो। तो अगर किसी वाक्य में सबसे पहले क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, या फिर मॉडल आ रहा है, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, अगर ये सब आ रहे हैं तो उसके अंत में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अगर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, या फिर मॉडल आ रहा है, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं बताइए? व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, व्हाट। ये जो शब्द है अगर पहला है तो इसका मतलब क्या है? अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। दूसरा, जब कोई चीज निश्चित ना हो, मान लो मुझे पूछना है कि भाई आज छुट्टी है क्या, तो यदि पूछना है छुट्टी है या नहीं है, अगर मुझे कहना है तो मैं क्या लिखूंगा? हॉलीडे। लेकिन अगर मुझे प्रश्न पूछना है तो मैं क्या लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। तो जब कोई चीज निश्चित ना हो, आपको डाउट हो किसी चीज के ऊपर से लेकर के, है ना? मान लो मुझे कहना है कि भाई कोई इंसान जो है वो चला गया, तो बोला डेड, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मर गया या नहीं मरा, तो क्या पूछूंगा? क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अच्छा, याद रखना है जितने भी चिन्ह होते हैं एक साथ में बहुत सारे नहीं आते। मेरा बहुत मन कर रहा है छुट्टी के बारे में पूछने का, इसका मतलब ये नहीं मैं 3-4 क्वेश्चन मार्क लगा दूं, ये गलत होगा। मेरा बहुत जोर से कुछ कहने का मन कर रहा है, मैं बार बार ये चीजें, ये मैसेज में चलती है, सेंटेंस में नहीं चलती है। सेंटेंस में अगर है तो वो गलत है, उसको आपको कहना है कि भाई ये पार्ट गलत लिखा है, ठीक है? ओ एम जी मुझे जोर से कहना है, तो मैं ओ एम जी लिखूंगा और एक बार ही लगाऊंगा, ऐसा नहीं है 2 बार 3 बार, ये सब नहीं करूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क का लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क कहाँ काम आता है? प्रश्न चिन्ह कहाँ काम आता है? जब किसी पे डाउट, संदेह हो, यानी कि संदेह, संदेह, या फिर अनिश्चित हो कोई चीज, अनिश्चित। जब कोई चीज अनिश्चित हो या जब किसी चीज पे संदेह हो, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बढ़े आगे।
अगला है अपना एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है यानी कि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है, का इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक तो इंटरजेक्शन के बाद। क्या कहा मैंने? इसका इस्तेमाल करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वही शब्द जो हमारी भावनाएं, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, उनको प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्या कहते हैं? वाव। या फिर कोई किसी को कहना है तो आप कहते हैं शाबाश। आपको मान लो आश्चर्य है तो आप क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड। अगर आपको चोट लगी तो आप बोलते हैं आउच। आपको दुख हुआ जान के आप बोलते हो। आपको अच्छा लगा आप कहते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप कहते हैं व्हाट। और आप पूछना चाहते हैं कोई चीज कैसे हुई, क्या कहते हैं? हाउ। तो ये जो शब्द होते हैं मेरे लाडलो, इनको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन एक और होता है, मान लो किसी को कहना है शाबाश, ब्रावो। ब्रावो मतलब होता है शाबाश। तो वे शब्द जो हमारी भावनाओं को प्रकट करे, बाद में क्या लगाते हैं हम लोग? इंटरजेक्शन लगाते हैं, आई मीन एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, ये वाला चिन्ह। दूसरा है कि भाई अगर विस्मयादि बोधक वाक्य, एक तो क्या रूल है, एक है कि इन ये अगर शब्द लिखे आ जाए तो इनके बाद में क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। अगर ये शब्द डायरेक्ट दे दे, और डायरेक्ट शब्द नहीं दिया, आपको स्ट्रक्चर दे दिया, आपको दे दिया व्हाट या फिर हाउ, और बाद में कोई एडजेक्टिव दे दिया। अगर आपको नहीं पता एडजेक्टिव क्या होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई शब्द दे दे जो किसी की तारीफ या फिर बुराई कर रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, तो जो शब्द किसी के बारे में अच्छा या बुरा विशेषता बताता है, उसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण को ही अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? एडजेक्टिव। बढ़े आगे। अगला है हमारा कोटेशन, है ना। कोटेशन को इस्तेमाल करने के 3 नियम हैं। अब कहाँ पर इस्तेमाल होता है एक बार देख लेते हैं। पहला तो सबसे पहला क्या है, अगर आप किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख रहे हैं, किसी बुक का नाम लिख रहे हैं, किसी किताब का नाम लिख रहे हैं, या फिर मान लो किसी मूवी का नाम लिख रहे हैं,
या फिर आप किसी का टाइटल लिख रहे हैं, किसी का शीर्षक लिख रहे हैं, तो शीर्षक लिखते समय, टाइटल लिखते समय ये बताने के लिए कि ये किसी का टाइटल है, शीर्षक है, तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? कोटेशन मार्क लगाते हैं। अब अगर एक बार लगाया है तो इसको सिंगल कोटेशन मार्क या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल कोटेशन मार्क कैसा होता है? ऐसा होता है दिखने में। डबल वाला कैसा होता है? ऐसा होता है। तो सिंगल वाला कोटेशन मार्क कब लगाते हैं? जब किसी अखबार का नाम है, किसी किताब का, किसी मूवी का, किसी का टाइटल है, किसी का शीर्षक है, तो शीर्षक के लिए सिंगल वाला लगाते हैं। दूसरा, किसी ने कोई बात कही है ना, तो किसी की कही हुई बात के अंदर किसी का नाम आ रखा है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। मतलब किसी की कही हुई बात के अंदर किसी और की कही हुई बात हो गई। मान लो मैंने कहा कि सुमेर सर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव। अब इसके अंदर दो लोगों ने बातें कही, एक तो सुमेर जी सर ने कही, और सुमेर जी सर ने किसकी बात कही? कबीर जी की बात कही। कबीरदास ने कहा ना ये। तो जब दो बातें कही गई है और एक बात के अंदर दूसरी बात है, तो जो मेन बंदे की बात है उसके लिए क्या आएगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा। मुख्य बंदा, उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा। और जो उस बंदे ने बात कही है उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तीसरा नियम क्या कहता है? जब आप डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या? शी सेड, कॉमा, तो ये जो कॉमा के बाद आता है यहाँ पे क्या लगता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। यानी जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में क्या आता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। कहां से शुरू किया था आज? चलो एक बार अपन जीरो से शुरू करें, फटाफट बताना। लेकिन चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं, ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं। चले ऊपर, चलो यहाँ आ जाओ। पंचुएशन को कितने भागों में बांटा गया? 3। टोटल संख्या कितनी है? 12। टोटल 12 है। ये कौन से है? पॉजेज है। पॉजेज कितने होते हैं संख्या में? जल्दी जवाब दिए। 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? ये कितने होते हैं संख्या में? 6। चलिए बताते चलिए कौन कौन से आएंगे यहाँ पे। फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन। तो क्या क्या आ जाता है? फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन। यहाँ क्या क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क और हाँ, यहाँ पे क्या है? डैश और हाइफन और डैश। डैश थोड़ा लंबा होता है, ठीक है सर। और बताओ और क्या होता है इसमें? ब्रैकेट्स होते हैं। और क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा होता है। इन्वर्टेड कॉमा होता है, ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा। और बताइए क्या होता है इसमें? हाँ, एलिप्सिस। एलिप्सिस अपने इसका पार्ट नहीं है। एलिप्सिस मैंने नहीं बताया था आपको। एलिप्सिस होता है लेकिन आपके पंचुएशन का पार्ट नहीं है वो। के अंदर दो वर्ड्स है, कैपिटल लेटर्स है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। एक और चीज होनी चाहिए, अपोस्ट्रॉफी, है ना। तो इसके अंदर टोटल 6 चीजें हैं। पंचुए, अच्छा पॉजेस कितने हैं? 4 है संख्या में। अभी अभी अपन ने रिवीजन किया। ये 2 है, ये 6 है। फुल स्टॉप लगाने के नियम बता दो फटाफट से। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंपेरेटिव। दूसरा क्या? लिस्ट। तीसरा क्या? परसेंटेज, यानी कि दशमलव, है ना, डेसिमल के अंदर जब लिखते हैं। और बताओ क्या? चौथा क्या? शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तब। और उसके अलावा क्या? मिस्टर और मिस्टर, मिस्टर, मिसेस, मिस, है ना। फिर अपने कॉलन के इस्तेमाल 5 है। कौन सा? टाइम। और बताओ, जब वक्ता कहता है के बाद में रेशियो 5:4:3। और डेफिनेशन, नाउन वगैरह किसी की परिभाषा,
या फिर क्या? ठीक है, क्या हुआ? तो मैं खुद ही रिपीटेशन कर रहा हूँ। आपको तो पता है ना, थोड़ा धीरे चलूं? चलिए बताइए, सेमी कॉलन का बताइए आप लोग। सेमी कॉलन क्या होता है? जब दो वाक्य दे रखे हैं तो उनको जोड़ने के लिए, और क्या नहीं है उनके अंदर? फैन बॉयज नहीं है। ठीक है, और बताइए। हाँ, एक ही वाक्य में जब अलग अलग बातें बता रखी है तो उनको अलग अलग रखने के लिए। ठीक है, और बताइए। अगर चार शब्द दे रखे हैं, हैंस, हैंस फोर्थ, और बताइए, हाउ एवर, और ठीक है, ये चार शब्द दे रखे हैं। कॉमा के इस्तेमाल बताते चलिए जल्दी। जब लिस्ट हो किसी की, ठीक है, एड्रेस, डेट, यस या फिर नो, इंट्रो, जब किसी का शुरुआत में इंट्रो देते हैं, और बताइए, किसी की विशेषता बताने के लिए, है ना, राजू द ग्रेट, और बताइए, और कहाँ पे इस्तेमाल होता है कॉमा? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले, ठीक है, क्वेश्चन टैग के लिए में, और डायरेक्ट स्पीच हो गया बेटा। एक और बचा है अभी। इंट्रो हो चुका है। एड्रेस हो गया, डेट हो गया, यस नो हो गया। सब हो गए, कोई तो बाकी रहा होगा, नो है। हाँ, देयर और देयर फोर, और एक तो था हाउ एवर, और एक देयर फोर। इन दोनों शब्दों के बाद क्या लगता है? इन दोनों के बाद में कॉमा लगता है। ठीक है, के बाद अपन ने क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क कब कब लगता है? क्वेश्चन मार्क जब अपन सवाल पूछ रहे हैं और जब किसी चीज पे डाउट है, श्योरिटी नहीं है। एक्सक्लेमेटरी मार्क कब लगता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है जब इंटरजेक्शन यूज किया। इंटरजेक्शन कौन कौन से बताइए, शब्द कौन कौन से इंटरजेक्शन वाले? ब्रावो, आउच, हुर्रे, वाओ, ओ माय गॉड, ओ ये वाले शब्द। अब अपन सीख रहे हैं कोटेशन कोटेशन वाला भी हो गया था। एक तो क्या है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, दूसरा क्या है डायरेक्ट स्पीच के अंदर किसी की बात है उसके लिए, और तीसरा क्या है जब किसी किताब का नाम है, किसी बुक का नाम है, किसी मूवी का नाम है। ये लिखना है क्या? लिख लो। इससे पहले क्वेश्चन मार्क वाला तो लिख लिया था।
हो गया? स्टार्ट करें? आगे है डैश का। डैश का इस्तेमाल होता है मेनली जब हमें किसी चीज की रेंज बतानी हो। रेंज का मतलब क्या हो जाता है कि भाई मैंने पूछा कि भाई ये कूलर कितने का आ जाता है, तो किसी ने कहा कि भाई 5 से 6 हज़ार में आ जाता है, 5 to 6 के। पानी कब आ जा 4-5 बजे के बीच में आ जाता है, तो 4 to 5 PM। तो जब किसी चीज की रेंज बतानी हो कि भाई इतने से इतने के बीच में, फॉर्च्यूनर कितने में आ जाती है, 50-60 लाख के बीच में आ जाती है लगभग। तो किसी की जब रेंज बतानी हो कि इतने से इतने के बीच में हो सकता है, मैंने पूछा यार मेरे को यहाँ जाना है मेहरानगढ़, कितना किराया लग सकता है? आपने कहा सर 100 से 150 रुपए लगेगा, टैक्सी वाला 100-150 रुपए लेगा, या 150 से 200 रुपए। तो जब रेंज बतानी हो आपको किसी चीज की कि भाई इतने से इतने के बीच का है, मैंने पूछा जूते बढ़िया कितने में लाया रे सर, 2,500-3,000 के बीच में। तो रेंज बताते समय किसका इस्तेमाल करते हैं? अपन इस्तेमाल करते हैं डैश का। डैश का इस्तेमाल दूसरा अपन संबंध बताने के लिए भी करते हैं कि दो लोगों का आपस में क्या संबंध है। फॉर एग्जाम्पल लव कुश, तो मुझे कहना है ये दोनों आपस में संबंधित है, इनका संबंध है, तो इसके लिए आप डैश का इस्तेमाल करते हैं और हाइफन का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा संबंध बताने के लिए जैसे ये आपस में संबंधित है, तो संबंधित है ये बताने के लिए भी आप डैश का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है? काफी बार आप लिस्ट बनाते हैं कि भाई गेस्ट की लिस्ट बनानी है, तो गेस्ट की लिस्ट बनाते समय आप लिस्ट बनाने के लिए आप कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद आप क्या करते हैं? डैश लगाते हैं। ऐसा लगाया है किसी ने ऐसा ये वाला चिन्ह? जिसने कभी ना कभी किया हाथ ऊंचा करो, लगभग सबने। गुड जॉब। ओके, तो डैश के इस्तेमाल लिख लीजिए आप लोग, डैश का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। पढ़े हैं आगे? हाइफन, हाइफन और डैश लगभग सिमिलर होते हैं, डैश बस थोड़ा साइज में लंबा होता है और हाइफन छोटा होता है। हाइफन का इस्तेमाल भी हम लोग कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए, कंपाउंड मतलब जब दो शब्दों को जोड़ के हम शब्द बनाते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म, लॉन्ग और टर्म को दोनों को आपस में जोड़ दिया। अंग्रेजी का रूल क्या कहता है? अंग्रेजी का रूल कहता है कि नाउन नाउन कभी एक साथ नहीं आएंगे, बीच में उनके कुछ होना चाहिए, है ना। वर्ब और वर्ब एक साथ में नहीं आएंगे, बीच में कुछ होना चाहिए। उसी प्रकार से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव साथ में नहीं आएंगे, उनके के बीच में कुछ होना चाहिए। तो अपन लोग ये जैसे लॉन्ग टर्म शब्द लिखते हैं, लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग भी जो है अपना नाउन है, टर्म भी अपना नाउन है। तो लॉन्ग और टर्म के बीच में अपन हाइफन लगाते हैं।
उसी प्रकार से अपन डैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये होने ही वाला है, टॉपिक ज्यादा नहीं है लंबा। हाइफन है, हाइफन के चार नियम है अलग अलग। एक तो क्या है, जब आपको दो शब्दों को आपस में जोड़ना हो, जैसे लॉन्ग टर्म, उसके अलावा हॉट वाटर, क्या, बैलगाड़ी, बुल कार्ट, ब्लॉक कार्ट। हाँ, और कोई शब्द जो आपस में साथ साथ में जुड़ते हैं, वाटर कूलर, जो, हाँ, दाल रोटी, हाँ, दाल रोटी, करी राइस। कंपाउंड शब्द जब बनाने हो, दो शब्दों को जोड़ना हो तब। दूसरा है, जब मान लो आप कंप्यूटर में कोई लाइन लिख रहे हैं और यहाँ पे एक शब्द आ गया आपका प्रोनाउंसिएशन, तो आपने आधा शब्द तो लिख दिया लेकिन पूरा यहाँ पे मान नहीं रहा, तो आप यहाँ पे PRO लिख देते हैं। या मान लो आप किसी का नाम लिख रहे हैं, मान लो राजू, सुरेश लिखना है, लेकिन आपने SUR लिखा लेकिन आगे मान नहीं रहा, आप देख सकते हैं। तो आगे आप क्या करेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे, फिर ESH कर देंगे, है ना। तो ये अगली लाइन में ऐसे हम करते हैं। नंबर ऑफ फ्रैक्शन, जब हमें अलग अलग संख्याएं बतानी हो, संख्याएं कैसे, जैसे हम बोलते हैं एक तिहाई या फिर एक चौथाई, तो एक एक तिहाई को क्या बोलेंगे, वन थर्ड, वन थर्ड बोलेंगे। एक चौथाई को क्या बोलेंगे, वन फोर्थ। तो ऐसी जो संख्याएं हैं उसके लिए भी अपन क्या लगाते हैं, हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग भिन्न होते हैं, संख्याएं होते हैं। और चौथा क्या है, जब हमें बताना हो कि कोई इंसान हकला रहा है, जैसे वो एक डायलॉग है SRK का बहुत फेमस, क, 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 किरण। तो ये हाइफन का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमें दर्शाना हो कि कोई इंसान हकला रहा है, स्टैमर कर रहा है। हकलाना या टूटी हुई भाषा, या मान लो दिखाना है कि फोन पर आवाज साफ नहीं आ रही थी, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लीजिए। पढ़े आगे।
अब एक ही रूल है बचा है मेरे हिसाब से, ब्रैकेट और कैपिटलाइजेशन। ब्रैकेट तो छिनाक सा है, आप सबको ऑलरेडी पता ही है। कैपिटलाइजेशन और भी छोटा टॉपिक है, ज्यादा नहीं, केवल 6-7 उसके छोटे छोटे से नियम है जो आपको पता है, बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बढ़े आगे। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब एक तो आपको किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो, जैसे अखबार में आप खबर पढ़ते हैं कि कोई दुर्घटना हो गई और वहां पे एक व्यक्ति था, कार चला रहा था जिसका नाम राजेंद्र था या सुरेश था। सुरेश गाड़ी चला रहा था, ब्रैकेट में सुरेश का नाम लिखा है, या मान लो राजू लिखा है, राजू के ब्रैकेट में 30 लिखा है। अब ये 30 क्या है? उम्र है उसकी। तो जब आप किसी शब्द के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसका पर्यायवाची या उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, मान लो मैंने लिखा भवानी, भवानी के बारे में मुझे कहना है कहाँ से है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ब्रैकेट में देता है। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल एक तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है ना, और दूसरा स्पष्टीकरण के लिए। अगर आपको लगता है सामने वाला ये शब्द नहीं समझेगा, तो उसका पर्यायवाची बताने या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लैरिफाइंग, जब आपको लगता है ये शब्द किसी को समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने लिखा पार्डन, अब मुझे नहीं पता पार्डन किस किस को समझ में आएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा शब्द लिख दिया सॉरी, कि पार्डन नहीं समझ आया तो सॉरी समझ लेना, दोनों का अर्थ एक ही होता है। आ, और कोई डिफिकल्ट वर्ड जो लग रहा है नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए इजी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिख दिया आई हेल। अब हेल का मतलब हो सकता है किसी को ना समझ में आए, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बिलोंग। बिलोंग का और हेल का मतलब होता है ताल्लुक रखना, तो आई हेल फ्रॉम जोधपुर या आई बिलोंग टू जोधपुर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब किसी की उम्र बतानी है, किसी का एड्रेस बताना है, तो उसके लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कल टेस्ट है ना। एयरटेल वालों ने स्पैम कॉल से परेशान कर दिया है, इतने कंपनी के फोन आते हैं पूछो मत। आप में भी किसी के आते हैं क्या बहुत सारे कंपनी के फोन? एयरटेल में नहीं आते स्पैम कॉल्स? आपके आते हैं? मेरे तो दिन भर में 3-4 आ जाते हैं स्पैम कॉल। अरे अलग अलग नंबर आता है ना। हाँ, इस पे लिखा आता है कि भाई ये स्पैम कॉल है, इसको उठाइए मत। लेकिन यार इरिटेट तो होते ही है, दिन में 4-5 अनजान नंबर से कॉल आता है। नहीं, अब बैठो पढ़ाई बाद में। ब्रैकेट्स हो गया। अब फाइनली हमारा कैपिट अच्छा अपॉस्ट्रोफी बचा है। चलो, संक्षेप का मतलब क्या है? जब अपन को किसी शब्द को उड़ाना है, उड़ाने का मतलब क्या है? आपको डू और नॉट साथ में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। तो अब शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डोंट। आपने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके क्या किया? ओ को उड़ा दिया। आप मैडम लिखना चाहते हैं लेकिन आप डी लिखना चाहते हैं, तो आप मैडम के डी को उड़ाने के लिए आप क्या लिखते हैं? मैम। तो ये अपॉस्ट्रोफी क्या बता रहा है? ये अपॉस्ट्रोफी बता रहा है कि आपने डी को क्या करा? उड़ा दिया। तो जब आप किसी अक्षर को, किसी लेटर को उड़ाना चाहते हैं, तो उड़ाने के लिए आप क्या करते हैं? बीच में वो हटा करके अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। अपॉस्ट्रोफी का एक इस्तेमाल किया जाता है जब आपको शॉर्ट में कुछ लिखना हो, जैसे आप कैन और नॉट को शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं? कांट लिखते हैं। तो कांट का मतलब क्या है? कि बीच में किसी शब्द को उड़ाया गया है ना। आप जब आप कुछ चीज खरीदते हैं, तो उसके अंदर मान लो लिखा लिखा होता है ऐसा कुछ लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? कि हाँ, सम्मिलित, या मतलब इसके अंदर टेक्स्ट सम्मिलित है ना। तो जब आप किसी अक्षर को उड़ाना चाहते हो, तो आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, किसी का स्वामित्व बताने के लिए, कि मुझे कहना है कि किसका भाई है? राम का भाई है, तो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? स्वामित्व बताने के लिए।
इसका स्वामी कौन है ना, स्वामित्व। जैसे राम्स बुक, बुक किसकी है, राम की, तो किसी का स्वामित्व बताने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फुल फॉर्म होता है इट इज, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इट्स। और आखिरकार हमारा कैपिटल लेटर अब आने ही वाला है, कैपिटल लेटर का उपयोग। कैपिटल लेटर बेटा बड़ा आसान है, तुम सबको आता ही होगा, कहने की भी आवश्यकता नहीं है। 6-7 नियम है उसके, हद से हद 8 होंगे। और वो लाइन एक एक लाइन के नियम है, 8 शब्द है मानो बस। हाँ भाई, आ गए हमारे कैपिटल लेटर्स। पहला नियम तो बच्चा बच्चा जानता होगा, जब किसी वाक्य का पहला अक्षर लिखते हैं तो पहला अक्षर वाक्य का क्या होता है, हमेशा बड़ा। प्रॉपर नाउन मतलब जब किसी का हम विशेष नाम लिख रहे हैं। दो प्रकार के नाउन होते हैं, आप लोग जानते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन क्या है, जो सबके लिए काम में आता है। जैसे हर शर्ट को शर्ट ही बोलते हैं, हर कैमरा को कैमरा ही बोलते हैं, हर कंप्यूटर को कंप्यूटर, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन हर लड़की को मंजू या हर लड़की को राधा, हर लड़के को भवानी, हर लड़के को राजू नहीं बोलते। तो अगर वो नाम हर किसी के लिए काम में नहीं आता तो वो क्या है, प्रॉपर। और सबके लिए आता है तो कॉमन। तो क्या कह रहा है, प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया, हर देश का नाम इंडिया नहीं होता, तो जब आप इंडिया लिखेंगे तो पहला लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो जब आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं, मान लीजिए आप जोधपुर लिख रहे हैं, तो जोधपुर का जे क्या होगा, बड़ा होगा। मान लीजिए आप रिलायंस कंपनी के बारे में, अब हर कंपनी को रिलायंस नहीं कहते, तो पहला लेटर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है जब किसी का पहला अक्षर, हर किताब को रामायण नहीं कहते, हर किताब को रामायण नहीं कहते, हर किताब को बाइबल नहीं कहते, तो जो नाम किसी एक विशेष के लिए काम में आता है उसका पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा। तीसरा है आई। आई जो है कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आई हमेशा कैपिटल होगा। अगर आई अकेला लिखा जा रहा है, भले कहीं लिखो, शुरू में, बीच में, कहीं भी, तो आई हमेशा क्या होगा, बड़ा। ठीक है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। मान लो आप टाइटल लिख रहे हैं, अ लेटर टू गॉड, सही लिखा क्या, गलत। जब आप किसी चीज की हेडिंग लिखते हैं तो उसका हर अक्षर क्या आता है, बड़ा आता है ना। जैसे ये मैंने हेडिंग लिखी तो इसका एल भी बड़ा है और सी भी क्या है, बड़ा है। तो जब आप किसी का शीर्षक लिखते हैं तो उसके हर अक्षर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फर्स्ट वर्ड इन कोटेशन, कोटेशन मतलब क्या है, जब इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो इन्वर्टेड कॉमा का जो पहला अक्षर है वो क्या होगा, बड़ा। एक्रोनिम्स एंड एब्रीवेशंस, एक्रोनिम्स एंड एब्रीवेशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। जब आप किसी को शॉर्ट में लिखते हैं, तो जब शॉर्ट में लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर बड़ा होगा। जैसे एम लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, या फिर आपने बीए कर रखा है, तो जब आप किसी को शॉर्ट में लिखते हैं, तो शॉर्ट में लिखते हैं तो दोनों अक्षर बड़े होंगे। अगला है सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग इन लेटर्स। सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब अभिवादन। तो जब आप लिखते हैं सर, या फिर मैम, या फिर लिखते हैं टू, तो जब आप किसी का सैल्यूट कर रहे हैं, सैल्यूट मतलब आप किसी को पुकार रहे हैं कि सर, मैम, टू, तो ये पहले अक्षर क्या होंगे, बड़े होंगे। नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं एक बार सारे इस टॉपिक का रिवीजन करवा दूंगा फटाफट। और इस बार रिवीजन हम सब मिलके करेंगे, ऐसा नहीं मैं अकेला कर रहा हूं, अपन मिलके करेंगे। आपको तो रिवीजन कराऊं, आपको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, बताइए क्या करवाया जाए, क्वेश्चंस करवाऊं।
जो जनता कहेगी वो कर देंगे। क्वेश्चन तो क्वेश्चन। पढ़े आगे। चलिए अब फाइनली वक्त आ गया है क्वेश्चन का, क्योंकि ये टॉपिक हो जाता है यहीं समाप्त। हाँ, ये टॉपिक पूरा हो गया बेटा। आखिरकार, हाँ, फाइनली। चलिए नाम बताइए टॉपिक। हमें देखना है इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तीन ऑप्शन दे रखे हैं। देख, अच्छा ये कर रखे हैं क्या अपन ने? नहीं किए? चलिए बताइए इसमें कौन सा वाला करेक्ट है। दूसरा वाला करेक्ट है। दूसरा वाला करेक्ट। दूसरा है तीसरा? तीसरा लग रहा है। फर्स्ट वाला आपको लग रहा है गो वेस्ट? दूसरा? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही रहता है। क्या आंसर दे रखे हैं नीचे? हाँ, हाँ करेंगे तब आएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो क्या है? बी है। रीजन बीइंग, इसके अंदर आप देखो तो ये कैपिटल आ रहा है, जबकि इसको कैपिटल लिखने का कोई रीजन नहीं है। क्या रीजन है कि आप कह रहे हो डब्ल्यू कैपिटल आना चाहिए? किसी दिशा का ही तो नाम है, और दिशा का नाम आपने कितनी बार देखा होगा कि भाई नॉर्थ लिखा है। आपने कितनी बार देखा होगा सन राइजेस इन द ईस्ट। आपने ईस्ट ये वाला ही तो देखा है ना। आपने ये वाला ईस्ट थोड़ी देखा है। तो दिशा का नाम कैपिटल थोड़ी आएगा। तो बी वाला क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए बताइए कौन सा वाला वाक्य सही है। एक मिनट।
सेकंड वाला, फोर्थ वाला। देखो, यस है तो यस के बाद तो कॉमा आएगा, इसके यहाँ कॉमा नहीं है तो ये गलत हो गया। बाकी तीनों में यस के बाद, अच्छा इसमें भी यस के बाद कॉमा नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे अपने पास पहला और दूसरा। पहले के, अच्छा इसमें मुझे क्या लॉजिक कि यहाँ पे सर का कैपिटल है, कैपिटल लिखने का लॉजिक बताओ कि एस को कैपिटल क्यों करा है। सर सबको सर बोल सकते हैं, सर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को कैपिटल लिखने का रीजन बताओ। कोई रीजन नहीं है, ये कैपिटल क्यों आया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्या, चलिए बताइए। एक मिनट, हाँ। हाँ बताइए कौन सा वाला सही है। देखो कौन सा वाला गलत है, एक ट्रिक चलती है इंग्लिश के अंदर सही क्वेश्चन करने की, वो होती है सिलेक्शन बाय रिजेक्शन। सिलेक्शन, सेलेक्ट, सिलेक्शन बाय रिजेक्शन। यानी कि अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो आप गलत को पता करिए कौन सा गलत है। अब ये वाला देखिए, अब इन्वर्टेड कॉमा है जो लास्ट में आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ रहा है। रूल कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा सबसे लास्ट में आएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और कौन सा, सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। अब पहला और तीसरा हमारे पास में बचा है। हाँ, बहुत बढ़िया, आपको याद है कि ये कॉमा है, इसके बाद में लेटर क्या आता है, कैपिटल आता है। तो सिलेक्शन बाय रिजेक्शन, अगर सही वाला नहीं पता तो गलत वाला पता करो, गलत कौन सा है इसमें से। ठीक है, हाँ बताइए। अच्छा मुझे मेयर, मेयर कॉमन नाउन होता है, जो महापौर होता है उसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। मेयर को कैपिटल लिखने का क्या सेंस है, क्या लॉजिक है, यहाँ पे कैपिटल लिखा है। और दूसरा, कॉमा के बाद में कैपिटल अक्षर आएगा ऐसा किसने कहा, मैंने नहीं कहा था, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसके इसके अंदर क्या है, पहला ऑप्शन आ रहा है और चौथा ऑप्शन है, दोनों ये गलत हो गए। अब इसमें देखते हैं चौथा, एक मिनट बताओ चौथे में क्या प्रॉब्लम लग रही है। एच बड़ा है, अरे महाराज ये भी तो देखो फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर आता है, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग वाक्य हो गया, ये अलग वाक्य हो गया, फुल स्टॉप दे रखा है। तो इसमें फुल स्टॉप में आपको क्या लगता है चौथा क्यों नहीं आ सकता है, पहले ही क्यों आना चाहिए। देखो, इसके अंदर बात क्या है कि यहाँ पे लगाया गया कॉमा, कॉमा लगाया गया मतलब कि कॉमा लगा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि बात आगे और कंटिन्यू हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो ऑलरेडी यहाँ पे दो सेंटेंस है, ही डिडंट लाइक, ही सॉ, यानी ये दो सेंटेंस आपस में ऑलरेडी सेट है, तो ये सेट है तो ये तीसरा आपस में कहाँ आकर के जुड़ेगा, तो ये वाला सेंटेंस भी क्या है, गलत है। एक्चुअली ये वाला सही है। ठीक है, चलिए बताइए। देखो मैं बता दूं कौन से नहीं होंगे। पहला और तीसरा, पहला, सॉरी, एक तो तीसरा वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये देखो, हमने क्या रूल पढ़ा था, हमने रूल पढ़ा था दो सेंटेंस दे रखे हैं लेकिन बीच में जोड़ने के लिए कुछ नहीं दे रखा, तो अपन सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जोड़ने के लिए ऑल दो कंजक्शन रखा है, तो अगर ये दे रखा है तो फिर ये लगाने की क्या आवश्यकता है, दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाता है।
हाँ, अब देखते हैं और कौन सा गलत हो सकता है। पहले वाला भी गलत हो जाता है इस रूल के हिसाब से। अब बचा अपने पास बी और डी। पहले और दूसरे और चौथे में क्या अंतर लग रहा है आपको? हाँ, ये एस बड़ा होने का क्या रीजन है? कोई लॉजिक नहीं है, तो ये अपना सेकंड वाला सही है। कितने हो गए? 5 है ये। 5 ही क्वेश्चन और बचे, अपन फटाफट कर लेते हैं ना। या ऐसा करते हैं, एक ये और इसके बाद एक और ये कर लेते हैं, 7 कर लेंगे टोटल। बताइए इसमें क्या है? कौन सा गलत है आपको ये बताओ। आपको मैंने कभी ऐसा रूल बताया था क्या कि दो 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 सेमीकोलन का? तो नहीं बताया था, तो ये गलत हो गया। हाँ, अब इसका इस्तेमाल अपन ने कहा था कि आगे किसी चीज की परिभाषा या लिस्ट वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए, रेशियो के लिए या वक्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किसी का परिणाम बता रहा है, कारण बता रहा है, तो यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब या तो पहला या फिर अपने चौथा। ठीक है। अच्छा, इसका इसका इस्तेमाल अपन ने पहले सीखा था, बाद में नहीं सीखा था। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना गलत। ऑप्शन है फर्स्ट वाला करेक्ट। देखिए, बड़ा आसान है। देखो, कॉमा का इस्तेमाल अगर लिस्ट बनाने के लिए करे तो दो तीन और चीजें होनी चाहिए, यहाँ तो एक ही चीज है। और यहाँ पे ये कह रहा है फॉर इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए, तो ये इसका एग्जाम्पल दे रहा है, यानी ये शब्द को एक्सप्लेन कर रहा है कि एग्जाम्पल के लिए हम क्या देते हैं, बियर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला करेक्ट है। एक बार आज आप जाके इन रूल्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे ही होते हैं, बट क्या होता है कि हम ट्रिक नहीं समझ पाते उसकी। जैसे अभी छोटी छोटी गलतियां थी ना, कि मान लो देयर फोर शब्द दे दिया, पर देयर फोर के आगे भी सेमीकोलन और पीछे भी सेमीकोलन। तो आज जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। पीडीएफ मैं जो पीपीटी से पढ़ाया है आपको, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जो पिछले साल आए हैं।